नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग से होने जा रहा है। जी हां, एनडीए परंपराओं को ठुकरा रही है। इसकी वजह से वोटिंग से चुनाव होने की नौबत आ गई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेता डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को यानी कांग्रेस को दे देते तो वोटिंग से लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव की नौबत नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्टी स्पीकर की बात तो दूर, प्रोटेम स्पीकर के लिए भी तैयार नहीं हुए थे। जब सांसदों को शपथ ग्रहण कराना था एक दिन पहले, उन्होंने एक ऐसे शख्स को प्रोटेम स्पीकर बनाया जो कि अनुभव में कम था। सिर्फ 7 बार सांसद चुना गया था और इंडिया गठबंधन के साथ जो प्रोटेम स्पीकर पद का दावेदार था के सुरेश, इन्होंने 8 बार सांसदी का चुनाव जीता है। तो देखना यह है कि डिप्टी स्पीकर का पद उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके बावजूद तमाम परंपराओं को ठुकराते हुए अगर नरेंद्र मोदी का अहंकार और तानाशाही रवैया बरकरार है तो विपक्ष ने भी कमर कस लिया है नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने के लिए। आज विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए पर्चा भर दिया और एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला जो 2019 से 24 तक स्पीकर थे, उन्होंने भी पर्चा भर दिया है। अब देखना यह है कि कल जब 11 बजे 26 जून को वोटिंग होगी, उस समय कौन जीतता है, एनडीए का उम्मीदवार जीतता है या इंडिया का उम्मीदवार जीतता है। संख्या बल को देखा जाए तो एनडीए में लगभग 290 सांसद हैं और जो स्वतंत्र चुन करके आए हैं और जो ऐसी पार्टियां हैं जो न इस गठबंधन में हैं न उस गठबंधन में हैं, वे किसके साथ जाएंगे और वही लोग निर्णायक भूमिका निभाएंगे। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर वोटिंग से चुना जाएगा, लेकिन संसदीय प्रजातंत्र के इतिहास में अगर इस तरह का चुनाव हो रहा है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस समर्थक सांसद जो चुन करके आए हैं, ये लोग खेला कर सकते हैं। ऐसा एक वक्त आ गया है जब मोहन भागवत नरेंद्र मोदी से हिसाब कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी के मर्जी का स्पीकर ही नहीं, स्पीकर तो जाएगा ही, हार तो स्पीकर की होगी ही, ओम बिरला की सरकार भी चली जाएगी अगर मोहन भागवत ने ठान लिया कि संघ समर्थित सांसद अगर इंडिया गठबंधन के खेमे के प्रत्याशी के सुरेश को वोट दे देंगे, तब खेला हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो अब गई तब गई, 1 महीने 2 महीने 6 महीने की सरकार है जो बैसाखियों पर है, वह कल 11-12 बजे तक ही विदा हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति आने की संभावना नहीं है।
आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर दबाव डालने के लिए, चाहे भले ही नरेंद्र मोदी को अहंकारी कह दे, तानाशाह कह दे या मणिपुर को नज़रअंदाज करने वाला एक नालायक प्रधानमंत्री कह दे, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं दे सकता है। और अगर धोखा दिया तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वह कभी दोनों नज़दीक नहीं आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से जो सूचना आ रही है चौंकाने वाली है। नाम लेना गलत है, क्योंकि नाम लेने से मना कर दिया है कि किस सांसद ने क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात। लेकिन जो बातें आ रही है उससे यही कहा जा सकता है कि मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि जो सांसद चुने हुए आरएसएस को समर्थन देते हैं, आरएसएस से जिनके नज़दीकी रिश्ते हैं, वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के सुरेश को जिताने के लिए वोट दे सकते हैं। अब 24 घंटे भी नहीं, कुछ घंटे रह गए हैं, अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद हराम रहेगी। आज रात कयामत की रात होगी नरेंद्र मोदी और शाह के लिए। उनके जेहन में यह बात बनी रहेगी कि कहीं ऐसा न हो कि कल ही सरकार गिर जाए और जग हंसाई हो। और जितनी ठसक के साथ उन्होंने 10 सालों में राज किया है और 56 इंच का सीना दिखाया है, लाल आंखें तरेरा है, कहीं ऐसा न हो कि कल 11 बजे वोटिंग के बाद सब कुछ ध्वस्त हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि संसदीय परंपराओं को ठुकरा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दे देते तो बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाते। आपको याद दिला दें कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के प्रमुख, जिनके 18 सांसद समर्थन दे रहे हैं एनडीए सरकार या मोदी सरकार को, इन्होंने भी मांग किया था कि हमारा स्पीकर होना चाहिए, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। उनकी पहली मांग पर ही कुठाराघात कर दिया गया, या यूं कहें कि उन्हें इग्नोर कर दिया गया। लेकिन उनकी अन्य मांगें भी हैं। विशेष राज्य का दर्जा आंध्र को, आंध्र की नई राजधानी अमरावती के लिए बड़ा फंड, और मुसलमानों के साथ जो अन्याय और नाइंसाफ़ी हो रही है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हेट स्पीच दी जा रही हैं, इससे भी चंद्रबाबू नायडू बहुत क्षुब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार और नायडू के विचार बिल्कुल अलग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणपंथी विचारधारा के कायल हैं, या यूं कहें मनुवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा के कायल हैं। और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संस्कृति और प्रगतिवादी विचारधारा के कायल हैं। दोनों दो ध्रुवों पर हैं, एक उत्तरी ध्रुव पर, एक दक्षिणी ध्रुव पर। लेकिन इसके बावजूद नायडू ने समर्थन दिया है एनडीए सरकार को। नायडू की खासियत है कि वह हैं जरूर समाजवादी विचारधारा के, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के, समावेशी विचारधारा के, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा को भी बिलोंग करते हैं। टीडीपी में पोलित ब्यूरो है। पोलित ब्यूरो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों में हुआ करता है, लेकिन टीडीपी ने पोलित ब्यूरो की विचारधारा से और पोलित ब्यूरो को आगे करके
अपने पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और राज्य स्तर पर अपनी सरकार चलाता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी धुर दक्षिणपंथी है। तो दो विचारधाराओं का टकराव कभी भी हो सकता है। राष्ट्रपति का क्या निर्णय हो सकता है भविष्य में, अगर टकराव उत्पन्न होता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को इग्नोर करने का मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मोदी सरकार का तीसरा टर्म एनडीए सरकार के गिरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह कभी भी पलट सकते हैं, पलटू राम की छवि को चरितार्थ कर सकते हैं। और उनके भी लगभग वही मांग हैं जो चंद्रबाबू नायडू के। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को पहली मांग, दूसरी मांग ओबीसी जनगणना जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी 2014 से है। और 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और ओबीसी जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराने की पेशकश करते हैं। तब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जाओ तुम अपने राज्य में करा लो ओबीसी जनगणना, हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कराएंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बैरंग लौट आते हैं, उसके बाद अपने राज्य में वास्तव में जनगणना कराते हैं और जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर 65% आरक्षण ओबीसी एससी एसटी को दिया जाता है। लेकिन यह मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में सरकार की हार हो जाती है। लेकिन ये हार कोई हार नहीं है। जब संवैधानिक ढंग से सब कुछ हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में जीत होना निश्चित है। लेकिन हम जो बात अभी कह रहे हैं कि कल कौन सा खेला होने वाला है, तो उसमें नीतीश कुमार की भी एक बड़ी भूमिका होगी अपने 12 सांसदों के साथ। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को वचन दे चुके हैं कि आप जिसको स्पीकर बनाएंगे हमारी सहमति होगी, इसलिए उनकी तरफ से खेला होने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन बाकी उनकी जो मांगे हैं अगर वो नहीं माने जाएंगी तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार भी खेला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजू जनता दल कमर कस लिया है और इसके 9 सांसद इंडिया गठबंधन के पाले में आ चुके हैं और नरेंद्र मोदी के एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ वोट करेंगे कल 11 बजे। इसी तरह से स्वतंत्र रूप से जो सांसद चुने गए हैं, जो निर्दलीय है, उनकी संख्या भी 16-17 के आसपास हैं। वे भी सहमति दे चुके हैं इंडिया गठबंधन को। लेकिन इतने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 290 के आंकड़े को नहीं हराया जा सकता है। अगर आरएसएस चाहेगा तभी नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है। लेकिन आरएसएस चाहेगा या नहीं चाहेगा, अगर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच दूरियां बढ़ गई होंगी, जैसा कि बयानबाजी से कुछ हद तक स्पष्ट हुआ है, तो निश्चित रूप से खेला होगा और एक चौंकाने वाली खबर कल पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलेगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिर गई। स्पीकर पद के चुनाव के दौरान स्पीकर तो ओम बिरला नहीं बन सके, लेकिन सरकार को ले डूबे, ऐसी स्थिति आ सकती है। हम इसके लिए गारंटी नहीं देते हैं। हम परिस्थितियों को देख करके अपनी समीक्षा और विश्लेषण को पेश करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ के जरिए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन कराया और कहा कि आप एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी ओम बिरला को समर्थन दीजिए। खड़गे ने कहा, हम समर्थन देंगे और वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन परंपरा के अनुसार हमें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए। इंडिया गठबंधन के खाते से डिप्टी स्पीकर बनना चाहिए। इस शर्त को सुन करके राजनाथ ने कहा कि हम अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा करके बताएंगे, लेकिन सुबह 11 बजे तक राजनाथ का फोन खड़गे को नहीं गया और उन्होंने यह नहीं कहा कि हम डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के लिए तैयार हैं। और 11 बजे तक इंतजार करने के बाद इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी के सुरेश को पर्चा भरने के लिए इजाज़त दे दिया और उन्होंने पर्चा भर दिया। उसके बाद ओम बिरला ने भी पर्चा भर दिया है। अब देखिए कल क्या होता है। ज़्यादा उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी ओम बिरला की जीत होगी और इंडिया प्रत्याशी के पास संख्या बल की कुछ ही कमी हो सकती है, ज़्यादा कमी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और उनका तानाशाही रवैया इतनी बड़ी हार के बावजूद नहीं जा रहा है। अगर यही रवैया रहेगा तो क्या बैसाखियों पर टिकी सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, फिलहाल अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। उनके अंदर एक बदलाव जरूर आया है। दिन भर में 10 बार जो ड्रेस बदलते थे, अब एक ही 2 ड्रेस में रहते हैं दिन भर। बाकी अपनी विचारधारा में, अपने चाल चरित्र और चेहरे में अगर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो 2 बैसाखियों पर टिकी सरकार में से अगर एक भी बैसाखी काम करना बंद कर देगी और पार्टी के अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वह उग्र रूप ले लेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार गिर जाएगी और फिर मध्यावधि चुनाव का नंबर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।